नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। बातों बातों की श्रृंखला में आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है द्वारिका प्रसाद अग्रवाल। मैं सिर्फ उनसे मिलने के लिए, उनका साक्षात्कार आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ बिलासपुर चला आया हूं और उनसे आपकी बातचीत कराने जा रहा हूं। मैं कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो आत्मकथा जो उन्होंने अपनी लिखी है उसका बहुत संक्षिप्त वर्णन यहाँ करें और पूरी बात हमें बताएं, पूरी ज़िंदगी की कहानी। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ जो असाधारण परिस्थितियों से होकर गुजरा हूँ। असाधारण परिस्थितियाँ थी। मेरा पहला जो संयुक्त परिवार का अनुभव था वो असाधारण परिस्थिति थी। उसके बाद उस परिवार से अलग होने के बाद जो मैंने आर्थिक संघर्ष किया उसकी परिस्थिति थी। उसके बाद जो मेरा बेटा सन्यासी हो गया वो परिस्थिति थी। उसके बाद मेरी बड़ी छोटी बेटी जो परित्यक्ता हो गई उसकी समस्या थी। इस प्रकार बड़ी असाधारण परिस्थितियाँ। कैंसर 3 बार मुझे हुआ, उसको मैंने झेला। मेरी पत्नी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उनकी बाईपास हुई। मेरा बचपन बहुत दुखद था। मेरे ऊपर 3 तानाशाह शासन करते थे। मेरे दादाजी जिन्हें बब्बा जी बोलता था, मेरे पिताजी जिन्हें मैं दद्दा जी बोलता था, और मेरे बड़े भाई साहब जिन्हें मैं बड़े भैया बोलता था। इन 3 लोगों ने मेरा बचपन जो है ऐसा दबा के रखा था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं कैसे जीऊँ। कई बार मैं सीढ़ी में बैठ के रोते रहता था और सोचता था कि मैं इस संसार में क्यों आया, किस लिए आया हूँ। और रोते रोते जब जी हल्का हो जाता तो फिर नॉर्मल हो जाता था। मेरे बाबा तो खैर गुजर गए संसार में। उसके बाद मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई साहब, ये लोगों ने मुझे इतना डांटा, इतना फटकारा, इतना दबाव डाला कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहा था जिसके पास उसका कोई स्वाभिमान ही नहीं था। मैं बड़ा हो रहा था जिसको सोचने समझने की कोई छूट नहीं थी, जिसको बोलने की कोई छूट नहीं थी, जिसको काम करने की कोई सुविधा नहीं थी। तो इस प्रकार मेरी युवावस्था बीती। उसके बाद में प्रौढ़ हुआ तो घरेलू परेशानियाँ हुई। घरेलू परेशानियों की वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद घर से हम लोग खाली हाथ निकल गए, कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। एक बैग में इनके कपड़े थे, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, उनके कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, और हम लोग घर छोड़ के अलग हो गए। वो संघर्ष बहुत गजब था। और हम लोग के पास तकिया भी नहीं थी, चादर भी नहीं था। दरी बिछा के हम लोग सब 5 जन सो जाते थे, तीनों मेरे बच्चे और ये। और वहाँ से हमने संघर्ष एक जीवन को नए रूप में देखा। परंतु उस नए रूप में मुझे आज़ादी का जो अनुभव हुआ बहुत गजब हुआ। परिवार से मुक्ति का जो मुझे आनंद मिला, उस दरी में सोकर मैं उस आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वो मेरी बड़ी संघर्ष की मज़े की बात थी। और उस दौरान माधुरी जी, मेरी पत्नी ने जो मेरा साथ दिया वो अद्भुत था। एक पत्नी को कैसा होना चाहिए पति के प्रति, पति की समस्याओं के प्रति, पति की भावनाओं के प्रति, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझा और बराबर निभाया। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ रहे। उन्होंने कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं। जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो संघर्ष के दिन थे। उसके बाद मैंने मिठाई की दुकान छोड़ दी, मैंने टेलीविज़न की दुकान खोली, फर्नीचर की दुकान खोली। उसमें जो कमाई रहती थी वो सब ब्याज में चल देती थी, और बल्कि ब्याज बढ़ते जाता था। बड़ी परेशानी हुई। उसके बाद जब मेरे पिताजी स्वर्गवासी होने लगे तो 1 महीने पहले उन्होंने मुझे लॉज दी, जो मेरे पारिवारिक हिस्से में मेरा हिस्सा बना। फिर लॉज मिलने के बाद करीब 8 साल तक लॉज में मैंने जो परिश्रम किया। लॉज भी बड़ी विचित्र स्थिति में खुली थी। उस समय सब नए नए जिले बने थे, ग्राहकों का आना जाना बिल्कुल कम था। तो हम लोग 2-3 साल तक ग्राहकों का इंतज़ार करते थे। 40 कमरे का होटल और 2 लोग 3 लोग आते थे, बस हो गया, खाली पड़ा रहता था। माधुरी मुझसे कहती थी, क्या बात है, मेन रोड में होटल है, लोगों को दिखाई नहीं पड़ता क्या? तो मैंने माधुरी से कहा, मैंने कहा देखो, चीन में एक बांस का पेड़ होता है, बांस की प्रजाति होती है। तो जब कंद लगाया जाता है उसका, तो उस कंद में से पौधा खिलता है।
तो 3 साल में वो 1 फुट का होता है और चौथे साल 40 फुट का होता है। समय लगेगा, ये लॉज चलेगा। और चौथे साल से लॉज चलना जो शुरू हुआ, 8वें साल तक मेरे सारे कर्ज बढ़ गए और मैं अच्छी स्थिति में आ गया। उसके बाद तो कोई अड़चन नहीं। उसके बाद फिर लेखन का काम शुरू हुआ। उस बीच मैंने ट्रेनिंग की थी 30 वर्ष तक। अपने पारिवारिक तनाव से खुद को मुक्त करने के लिए मैंने प्रशिक्षण का रास्ता चुना। तो प्रशिक्षण के कार्यक्रम में मैं पूरे भारत में बुलाया जाता था। बहुत कार्यक्रम मैंने किए। 50,000 लोगों को मैंने कम से कम ट्रेनिंग दी होगी, स्टूडेंट्स और अधिकारियों को और कर्मचारियों को मिलाकर। तो वो मेरे लिए बड़ा मनोरंजक था। मैं तनाव से मुक्त होने के लिए ट्रेनिंग करता था। 6-6 दिन 5-5 दिन के लिए जाता था और रिलैक्स। मेरे दिमाग में स्विच सिस्टम रहता था। जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाता था तो सिर्फ ट्रेनिंग करता था। मेरा दुकान और घर गोल क्रॉस, सिर्फ ट्रेनिंग। जब मैं दुकान में बैठता हूँ सिर्फ दुकान में बैठता हूँ, बाकी चीज़ें क्रॉस। जब मैं लिखता हूँ तो सिर्फ लिखता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं। तो अब लेखन से जुड़ गया, 30 साल तक बोलने से जुड़ा रहा। तो ये जो लेखन है ये मेरे को संतोष दे रहा है कि मैंने ज़िंदगी में जो कुछ सीखा, जो कुछ पाया, जो कुछ हासिल किया, उसको मैं लोगों को ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ। और ख़ास तौर से मेरी आत्मकथा जो है वो मेरे अतीत का दस्तावेजीकरण है। उस समय हमारे ज़माने में 21 साल की उम्र में लड़कों की शादी हो जाया करती थी। अब मैं 21 का हो गया, शादी नहीं हो रही है। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। मैंने सोचा कि क्या मैं कुंवारा मर जाऊंगा? हाँ, पर ऐसा नहीं हुआ। 28 साल की उम्र में मेरे को 19 साल की एक लड़की मिल गई क्या, परिवार के लोगों ने खोज लिया और मैं उनसे शादी कर लिया। उनका नाम माधुरी, जबलपुर की थी। संयोग से मिली। चाहता किसी और को था, लेकिन जो मिली मैं उसको चाहने लग गया। तो शादी हुई। अब शादी हुई तो मैं तो, पिताजी जब बारात जाने वाली थी तो आपको आश्चर्य होगा, जबलपुर में 210 लोगों को लेकर बिलासपुर से तो मेरे पिताजी गए। 210 लोगों की बारात। तो मैंने जब अपने 2-4 मित्रों का नाम दिया कि इनको भी साथ ले जाना है, तो पिताजी ने कहा मेरे यहाँ शादी में लफंगे लोगों को नहीं ले जाऊंगा मैं। तो मेरे दोस्त लफंगे थे, उनके दोस्त बहुत अच्छे थे। तो खैर इसी प्रकार हमारे 4-5 दोस्त घुस गए और शादी हो गई। तो जब जयमाला हुई तो जयमाला के वक्त ये आई तो मैंने इनको देखा नहीं था। मेरी शादी तो अंधी शादी थी। परिवार वालों ने देख लिया, बोले अच्छी शादी करो, तो मैं शादी करने के लिए चला गया। जब ये हार लेके आई और मैंने इनको देखा तो मैं एकदम मुग्ध हो गया। इतनी सुंदर बीवी मेरी, आहा क्या बात है। तो मैं मन ही मन खुश हुआ। हालांकि मैंने उल्टी ही नज़रों से देखा था। उसके बाद जब इन्होंने माला पहनाई तो मैंने सिर झुका लिया अपना, क्योंकि मैं इनसे करीब 8-9 इंच ऊंचा हूँ। तो जैसे ही मैंने सिर झुकाया तो मेरे एक दोस्त ने पीछे से कहा, हट रे, सिर झुका लिया, अब जिंदगी भर सिर झुकाएगा। और उसने बिल्कुल सच कहा था। मैं जिंदगी भर से अपनी पत्नी के सामने सिर झुकाया रहूँ। सुहाग रात की बात आपको बता रहा हूँ। मेरे पिताजी बाहर बैठे हुए थे और दोस्तों से बातचीत कर रहे थे और मैं दुकान बंद करके करीब 10:30 बजे आया। और मैं नाराज़ तो चल ही रहा था अपने पिताजी से। मैंने पिताजी से कहा कि मैं जाऊं क्या? तो वो समझे नहीं कि कहाँ जाने की बात कर रहा है, पर वो मुंह घुमा लिए जैसे ही समझे और मैं अपने सुहाग कक्ष की ओर पहुँच गया। सुहाग रात के दिन हम लोग रात भर बातें करते रहे। दोस्ती की शुरुआत हुई, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ी, उसके बाद थोड़ा और बढ़ी, और उसके बाद पति पत्नी ही हम लोग हो गए। और सुहाग रात की सबसे बड़ी बात यह है कि आज के ज़माने में सुहाग रात लोग हिल स्टेशन मनाते थे। हमने उस भीषण गर्मी में अपने घर में सुहाग रात मनाई। शादी के बाद हम अपनी पत्नी के साथ
स्कूटर में बैठ कर घूम नहीं सकते थे, अपनी पत्नी को सिनेमा नहीं ले जा सकते थे। फिर हमारे यहाँ बिटिया हुई, संगीता हुई, बड़ी बेटी हुई, उसके बाद छोटी बेटी संज्ञा हुई, उसके बाद कुंतल हुए। इस प्रकार हमारा परिवार पूरा हो गया। कुंतल के होने के विषय में एक बात बता रहा हूँ। जब मेरी 2 लड़कियाँ हो गईं तो तीसरी संतान कौन होगी इसको लेकर बड़ी चिंता थी। तो मेरे कुछ मित्रों ने, कुछ सुहृद महिलाओं ने, चाचियों ने, दीदियों ने कहीं कहीं मान्यता की थी कि अब की बार द्वारिका भैया को लड़का होगा तो मैं ये मान्यता पूरी करूँगी। जब लड़का हुआ तो सब बड़े खुश हो गए और बहुत सारे लोगों ने आकर मुझसे हॉस्पिटल में कहा, देखे थे देखना ना, हमने कहा था ना कि तुमको लड़का होगा, तो देखो लड़का हुआ। शाम तक में मेरे को ये समझ में आया कि मैंने कुछ नहीं किया है, सब इन्हीं लोग के सहयोग से हुआ है। तो इस प्रकार हमारा परिवार पूरा हो गया। उसके बाद घरेलू परेशानियाँ हुई, घर से हम अलग हो गए, बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया। बच्चे पढ़ लिख के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े। हमारी बिटिया संगीता जब 7वीं 8वीं कक्षा में थी तो कोई लड़का उनके प्रेम में पड़ गया और उनको घर में कार्ड भेजा करता था। पुराने ज़माने में कार्ड चलते थे, तो वो कार्ड घर में आते थे पर सेंडर्स नेम नहीं लिखा रहता था, कौन भेज रहा है। तो वो कार्ड आते थे, हम लोग बड़े परेशान कि कौन कर रहा है। मैंने संगीता से पूछा, मैंने कहा बेटा ये कार्ड कौन भेज रहा है? बोले मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुमको कोई सड़क में छेड़ता है? बोले नहीं। कोई डांट करता है? नहीं। फिर कौन है ऐसा प्रेमी जो तुमको साल भर से कार्ड भेज रहा है? उसके बाद एक दिन संगीता ने मुझसे कहा, पापा कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले स्कूल के प्रिंसिपल बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि अपने पापा को भेजो। तो मैं गया, स्कूल के प्रिंसिपल से मिला, बजे से स्कूल के प्रिंसिपल से मिला। तो वो सिस्टर मुझसे बोली, आप संगीता के पापा हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने वो जो लव लेटर्स मेरे घर में आते थे वैसा एक गट्ठा उन्होंने निकाल कर मेरी टेबल में दिया। बोले देखो आपकी लड़की के नाम से पत्र हमारी स्कूल में भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें मेरी लड़की क्या गलती? मेरी लड़की किसी को प्रेम पत्र लिखे तो गलत कर रही है। उसने प्रेम पत्र उसको कोई लिख रहा है तो ठीक है, वो बड़ी हो रही है। तो प्रिंसिपल ने कहा, फिर मैंने कहा ऐसे पत्र साल भर से हमारे घर में भी आ गए, हम भी परेशान हैं, खोज रहे हैं कौन है। बोले मान लो आपको मिल गया वो लड़का तो क्या करेंगे? मैंने कहा बहुत सिंपल है, मैं उसकी मम्मी को प्रेम पत्र भेजना शुरू कर दूंगा। जहाँ 10-5 प्रेम पत्र गए तहाँ वो सब पूरे परिवार का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आपका बेटा अचानक पढ़ते पढ़ते उसने फैसला किया कि मैं सदगुरु से जुड़ूंगा। उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में त्रिची NIT में उसने एडमिशन लिया और उसने वहाँ पे पढ़ाई की। फाइनल ईयर में उसका संपर्क जो है सदगुरु जग्गू वासुदेव के ईशा फाउंडेशन से हुआ। उनके कार्यक्रम में गया और वहाँ आकर्षित हो गया और उसने हमें कहा कि मैं अब आश्रम जाना चाहता हूँ और वहाँ कुछ करना चाहता हूँ। हमारे लिए बहुत कठिन था, हम पति पत्नी दोनों बड़े सोच विचार में पड़ गए। हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की, समझाया उसे, आगे पीछे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसका बड़ा पक्का इरादा था। और उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए एक दिन मैंने उसे बुलाया और उसे बैठाया पटे पे, उसको तिलक किया, उसको माला पहनाया, उसको नारियल दिया, उसको रुपए दिए, उसको मीठा खिलाया और मैंने उससे कहा तुम जाओ, तुम्हारा दिल हो गया है तो तुम जाओ। तो उसे हम लोगों ने स्टेशन में विदा करने गए। स्टेशन में ट्रेन में चढ़ते साथ समय मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो बेटा, जो इंसान चाहता है उस काम को यदि वो करता है तो अच्छे से करता है। मैं जो चाहता था उस काम को मैं नहीं कर पाया,
तुम जो चाहते हो उस काम को तुम अच्छे से करो। तो मेरी उम्मीद है कि तुम इस काम को मजबूती से करोगे, पूरी दृढ़ निश्चय के साथ करोगे। और कभी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो हम लोग हैं, आना वापस, कोई चिंता की बात नहीं। और उस दिन उसको विदा कर दिया। उसकी माँ मुझसे 2 साल तक नाराज़ रही कि मेरी बिना मर्जी के तुमने उसको क्यों विदा कर दिया। और वो बहुत गुमसुम रही 1.5-2 साल तक। उनका बहुत बड़ा मानसिक प्रभाव पड़ा, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में चली गई, मरते मरते बची गई, समझ लीजिए जिंदा रह गई। तो हुई वो घटना जैसी भी हुई। अब 20 साल से वो वहाँ है, वो वहाँ खुश है, हम यहाँ खुश हैं। 2002 में इंदौर में मैंने बायोप्सी कराई और 2 जगह मैंने जांच के लिए दिया। एक ने रिपोर्ट दी कैंसर है, एक ने रिपोर्ट दी कैंसर नहीं है। तो आमतौर पर मरीज तो जो नहीं है उसको एक्सेप्ट करते हैं, है को एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने कहा नहीं, एक ने कहा है मतलब है। तो मैंने अपने दामाद डॉक्टर केदारनाथ को बोला कि इसकी जांच कराओ आगे। तो वो टाटा मेमोरियल बॉम्बे गए उस सैंपल को लेकर, और वहाँ उन्होंने जांच की और वहाँ उन्होंने कहा आपको कैंसर है। इस प्रकार मेरी पहली सर्जरी इंदौर में हुई। इंदौर में डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने सर्जरी की। उस सर्जरी की एक बात बताना चाहता हूँ। उस सर्जरी में जब बिल आया हॉस्पिटल का तो कुल 35,000 रुपये आया। तो हमें समझ नहीं आया कि हमने 5 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं, दवा हुई है, सर्जरी हुई है, 35,000 का बिल कैसे आएगा? क्योंकि 80,000 रुपये तो केवल कैंसर के सर्जन की फीस थी उस समय। तो ये 35,000 का बिल कैसे आया? खैर पेमेंट करके शाम को डॉक्टर दीपक अग्रवाल के पास पहुंचा मैं, और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इसमें आपने फ़ीस नहीं ली। तो बोले नहीं, आपसे फ़ीस लेने का मेरा नहीं बनता। मैंने कहा क्यों नहीं बनता? बोले आपकी बेटी डॉक्टर है, आपके दामाद डॉक्टर हैं, आपसे मैं फ़ीस कैसे दूंगा? आप तो बस मेरे को आशीर्वाद दीजिए। बताइए, ऐसे भी डॉक्टर हैं जिन्होंने डॉक्टर होने का मुलाजा निभाया और 80,000 की फीस ली। वहाँ पर ऐसे भी डॉक्टर हैं जो अपनी पर्सनल फीस भी नहीं छोड़ते। तो ऐसे अद्भुत व्यक्ति से मुलाकात हो गई। उसका 14 दिन बाद संगीता की शादी थी, संगीता की शादी हो गई। उसके बाद मैं बीच बीच में जांच कराने जाता था। 2005-06 के आसपास डॉक्टर ने मुझसे कहा, दीपक अग्रवाल ने, अब हो गया अग्रवाल जी, अब आपको कैंसर नहीं होगा, आपका समय ख़त्म हो गया। और 2007 में फिर हो गया। 2007 में जब कैंसर हुआ, मुझे जब मालूम पड़ा कि फिर कैंसर हो गया, इस बीच मैंने NTPC में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ट्रेनी से हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर मेरा प्रोग्राम था। तो मैंने एक ट्रेनर से बोला कि मैंने कहा कि तुमको मालूम है तुम ओवरवेट हो? बोले हाँ। मैंने कहा कुछ वजन कम करने के लिए कुछ किया? बोले साहब सब किया, पार्टियों में खाना छोड़ दिया, तला भुना खाना छोड़ दिया, मांस मटन खाना छोड़ दिया, रोज़ पैदल चलता हूँ, मेरा वज़न कम होता ही नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारा वज़न कम हो जाएगा। क्या? मैंने कहा तुम शक्कर खाना छोड़ दो। असल में ये आइडिया जो है महात्मा गांधी की किताब है पतली सी, की टू हेल्थ, उसमें ये आइडिया था। मैंने उसको बता दिया। उसने मुझसे प्रति प्रश्न किया, सर शक्कर छोड़ना, मीठा छोड़ना कोई आसान बात है क्या? अब मैं चुप रह गया, क्योंकि मेरा काम बिना मिठाई के बनता नहीं। दोनों समय खाना खाने के बाद मेरे को मिठाई चाहिए। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि जिस काम को मैं नहीं कर सकता वो सलाह मैंने क्यों दी। मैं आया गेस्ट हाउस में, लेटा रहा, 1 घंटे तक बेचैन रहा कि मैंने ऐसी सलाह क्यों दी जिस सलाह का पालन मैं नहीं कर सकता। उसी वक्त मैंने संकल्प लिया, आज से मीठा खाना बंद। 3 साल तक मैंने जीभ में नहीं लगाया मीठे को, प्रसाद तक नहीं खाया, अलग कर दिया। और 2007 को जिस दिन मेरे दामाद केदारनाथ ने मुझे बताया कि आपको फिर से कैंसर हो गया, तो आधा किलो मिठाई लेके आया मैं घर में और खोल खाने लग गया। तो माधु जी मुझसे बोली, अरे तुम मीठा खा रहे हो, तुमने 3 साल से तो बिल्कुल एक दाना नहीं लिया मीठा का। बोला देखो यार, मेरे को अब दोबारा कैंसर हो गया है। जिसको भी मुंह का दोबारा कैंसर हुआ वो जिंदा नहीं बचता। ऐसे मेरे पास 10 उदाहरण बिलासपुर के हैं, जिसको दोबारा हुआ वो नहीं बचा। अब मेरा भी समय पूरा हो गया। तो अब मैं खा पी के मिठाई उठाई खा के अच्छे से
मरना चाहता हूँ ताकि अगले जन्म में मैं हलवाई ना बनूँ। तो उस दिन से मैंने शक्कर फिर पकड़ ली और उसके बाद दूसरी बार जब सर्जरी हुई तो दूसरी बार सर्जरी डॉक्टर दीपक अग्रवाल से करवाने वाले थे, वहीं तय हुआ था इंदौर में। लेकिन संगीता ने कहा चलो एक एक्सपर्ट एडवाइस के लिए अपन बॉम्बे चलते हैं। तो बॉम्बे पहुंच गए। बॉम्बे डॉक्टर मंदार देश पांडे हमारे डॉक्टर थे जिनको दिखाया। तो डॉक्टर मंदार देश पांडे ने कहा कि देखो ऐसा है द्वारिका जी, आपकी सर्जरी भी होगी, आपकी रेडियोथेरेपी भी होगी, आपकी कीमोथेरेपी भी होगी। तो मैंने कहा मेरे को नहीं करवाना, मैं वापस जा रहा हूँ। बोले क्यों वापस जा रहे हो? मैंने कहा मैं सर्जरी करा सकता हूँ, रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी मुझे नहीं करवानी, इससे अच्छा मैं ऐसे ही मर जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो समय होगा होगा। बोले नहीं ऐसा नहीं बोलते। मैंने फिर बोले आप अगर मेरे पिता होते तो हाँ करते। फिर हाँ है, जब आपने पिता से मेरी तुलना कर दी तो मैं कैसे ना कर सकता हूँ। ठीक, उन्होंने सर्जरी के बाद जो सैंपल मतलब सर्जरी में मैंडिबल पूरा निकाल लिया गया, हड्डी निकाल ली गई, यहाँ जांघ से मांस का टुकड़ा निकाल कर यहाँ प्लास्टिक सर्जरी ताकि चेहरा दबा हुआ न लगे, थोड़ा सा उठ गया है वो मांस लटकने की वजह से। तो जब उसकी जांच हुई तो उसमें जो रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा अग्रवाल जी ना आपकी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है ना आपकी कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, आप सर्जरी में ठीक हो गए। उसके बाद 1 साल बाद इस गाल में हो गया तो तीसरी सर्जरी भी करा ली। तो इस प्रकार कैंसर का सिलसिला मेरा दोस्ती चल रही है, अभी दोस्ती कायम है, फिर होगा, फिर देखूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। अभी तो 76 साल का हूँ। तो आपने आत्मकथा में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने हटा भी दिया है उसमें से। मैं ये सोचता था कि आत्मकथा में सब कुछ उजागर होना चाहिए, सब कुछ खुल के आना, जब तो आत्मकथा है। परंतु माधुरी जी की बात मुझे अच्छी लगी कि इसमें एक मर्यादा होनी चाहिए। और भी बातें बहुत सारी लिखी थी, अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को लिखा था, बहुत सारी बातें लिखी थी। तो माधुरी जी मेरी पहली पाठक थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुम्हारी बेटियां बहुएं इसको पढ़ेंगी तो क्या सोचेंगी तुम्हारे विषय में, तो इनको हटा दो। तो बहुत सारी बातें मैंने जो लिखी थी उनको हटा दिया। आप किसकी आत्मकथा से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं? मैं अगर किसी की आत्मकथा से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ तो हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा से, बल्कि उनकी आत्मकथा से प्रेरणा लेकर मैंने आत्मकथा लिखी। जब उनकी मैंने 4 खंड पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि भाई साहित्यकार हैं, राजनेता हैं, फिल्म है, खिलाड़ी हैं, इनकी आत्मकथा होती है तो एक साधारण आदमी की आत्मकथा क्यों नहीं हो सकती, उसका भी तो जीवन है। तो मैंने उस पर लिखना शुरू किया। तो मेरी प्रेरणा जो है बच्चन जी की आत्मकथा। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे आज के लिए पूछ रहा हूँ कि आप जो है सो एक व्यापारी परिवार में पैदा हुए, व्यापार आपका मूल धर्म रहा, ये लेखन का शौक पला ही कैसे आपके जहन में? 1968 में जब मैंने LLB किया, 1966 में BCom किया, 1968 में LLB किया, तब मेरे में लेखन का शौक आया। तो उस समय दिनमान नाम की एक पत्रिका निकलती थी, डॉक्टर अज्ञे उसके संपादक थे। तो उसमें मैं संपादक के नाम पत्र लिखा करता था। तो एक डॉक्टर कैलाश नारद जबलपुर और एक मैं, हम दोनों नियमित रूप से उनके पत्र हम लोग के छपा करते थे और एक बार हम दोनों को पुरस्कार भी मिला था दिनमान में। उसके बाद फिर मैंने एक लेख लिखा, आर्थिक लेख लिखा, कैसे हो बसर महंगाई का असर, ऐसा कुछ शीर्षक का 2 पेज का मेरा लेख धर्मयुग में छपा और धर्मवीर भारती ने मुझे 350 रुपये का चेक भेजा था और उनके हस्ताक्षर के, अब वो गुम हो गया तब। तो उस समय मेरे मन में लेखन की प्रति जिज्ञासा थी। उसके बाद अचानक बड़े भैया रायपुर चले गए, उन्होंने अपनी दुकान वहाँ खोल ली और यहाँ दुकान मेरे जिम्मे आ गई। तो मैं उस समय PhD कर रहा था हिंदी विषय में, तो मेरी PhD की पढ़ाई भी रुक गई और ये लिखना भी रुक गया। और उसका मेरे में एक आदत है कि मैं जिस काम को करता हूँ एकाग्र होकर करता हूँ, लिखता हूँ तो एकाग्र होकर लिखता हूँ, व्यापार करता हूँ तो एकाग्र होकर करता हूँ, साइकिल चलाता हूँ तो एकाग्र होकर चलाता हूँ, सोता हूँ तो एकाग्र होकर सोता हूँ। तो मैंने बिजनेस को एकाग्रता से चलाया और बिलासपुर में पेंड्रा वाले की शॉप को नंबर 1 शॉप बनाया। इतनी बड़ी भीड़ कि जितने ग्राहक अंदर रहते थे उतने ग्राहक बाहर खड़े रहते थे इंतजार में कि जगह खाली हो तो अंदर जाए। तो दिल लगा के बिजनेस किया।
तो ये थे द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी, जिनसे मिलने के लिए खास तौर पर मुझे बिलासपुर आना पड़ा। मेरा बहुत मन था इनसे मिलने के लिए, इनका इंटरव्यू करने का, और इसलिए मौका मिलते ही, पहला मौका मिलते ही इन्होंने मुझे बुलाया, मैं यहाँ चला आया। आज ये साक्षात्कार आपके सामने है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि इस इंटरव्यू को अपने बच्चों को ज़रूर दिखलाइएगा, उन्हें बताइएगा कि आदमी के अंदर हौसला हो तो आदमी जो चाहता है वो पा सकता है, आदमी सब कुछ कर सकता है, बस उसके भीतर हौसला होना चाहिए और नहीं हारने की जिद होनी चाहिए। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप नई पीढ़ी को? जी, नई पीढ़ी के लिए मेरा संदेश ये है कि पैसे के लिए मत भागो। आजकल पैसे की दौड़ है। आदमी पढ़ता भी है तो रोजगार के लिए, पढ़ाई ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है। आदमी खेलता भी है तो कोई बड़ा सितारा बनने के लिए, खेलने के लिए नहीं। आदमी लिखता है पैसे कमाने के लिए लिखता है ना। पैसा हाँ ठीक है, कुछ काम आता है, लेकिन पैसे से व्यक्तित्व तो नहीं बनता। व्यक्तित्व तो मनुष्य का मानवीय व्यवहार से बनता है। इंसान आजकल इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, कुछ अलग व्यक्ति समझ रहा है, और ये सोच जो है वो हमें रसातल पर ले जाएगी। रसातल से ऊपर उठकर हमें ऊपर की ओर बढ़ना है, और ऊपर की ओर बढ़ने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है उसमें एक चीज़ है आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा। दूसरी चीज़ है अपने आप को समझना, और तीसरी चीज़ है सामने वाले के दुख दर्द को समझना। अगर ये चीज़ें हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। तनाव रहित जीवन जीने के लिए तनाव मुक्त होना पड़ता है, और तनाव मुक्त परिस्थितियाँ नहीं करेंगी, लोग नहीं करेंगे, आपको स्वयं होना पड़ेगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सितारों की कहानी सुनाऊंगा, उन सितारों की जो आसमान में नहीं टिमटिमाते हैं, घर परिवार समाज में टिमटिमाते हैं और अपनी रोशनी से समाज को रोशन करते हैं। तो आज इस कड़ी में आपकी मुलाकात हुई द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी से। अभी लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलूंगा किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।